All right, hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th बायोलॉजी का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इस पार्ट में हम लोग 51 ऑनवर्ड 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। बता रहा है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नीट 1990 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास 4, 2, 8, 1। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं। सिंपल, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते कैसे हैं। बच्चे, सबसे पहले स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है? स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है। और टेस्टिस के कहाँ? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो क्या है? यूनिट ऑफ स्पर्म है, जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है बच्चे, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पार्ट है बेटा। ठीक है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनकी पोलाइडी क्या होती है बेटा? जिनकी पोलाइडी 2n होती है। कब की बात कर रहे हैं? एट प्यूबर्टी स्टेज की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं पर सेल में? 46। तो पोलाइडी कैसी होगी बेटा? पोलाइडी होगी 2n होगी। ठीक है, तो इन स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगी बच्चे? माइटोसिस होगी, है ना। बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं बच्चे, बहुत सारे सेल बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया में जो नंबर सेल का इंक्रीज करता है तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मल्टीप्लिकेटिव फेज। यहाँ तक हमारा कौन सा फेज आ जाता है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब इसमें क्या होता है? इन सभी सेल में से कुछ सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन। और वो सेल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, तो जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी बोल सकते हैं। मतलब 46 से क्या बन जाएगा बेटा? 46 से 23 एंड 23 बन जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? ये बन गए हमारे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दिख रहे होंगे बच्चे आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, जिनकी पोलाइडी क्या है बच्चे? 23 Na। हर एक सेल्स की 23 है। ठीक है बेटा, तो अब पूछा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं। तो आप एक सेल्स को यहाँ पे डिवाइड करो सेकेंडरी। मानो ये मेरे पास क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, तो अब इसमें कितने कितने स्पर्मेटेड बनेंगे बच्चे? कितने स्पर्मेटेड बनेंगे? जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई तो एक सेल से कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। दिख रहे हैं बच्चे? तो हाउ मेनी स्पर्म्स आर फाउंड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? आंसर क्या आएगा आपका? 2 आएगा। फिर ये स्पर्मेटेड्स जो हैं डिफ्रेंशिएट करके क्या बना देंगे? स्पर्मेटोजुआ बना देंगे। ठीक है बच्चे, बच्चे आपको राइट आंसर पता चल गया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड बनते हैं बच्चे? कितने बनेंगे? 2 स्पर्मेटेड बने। अब स्पर्मेटेड क्या है और स्पर्मेटोजुआ में क्या डिफरेंस है? स्पर्मेटेड एक इंटरमीडिएट सेल स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की, दैट डेवलप इनटू अ स्पर्म सेल्स। ठीक है, और स्पर्मेटोजुआ क्या होता है बच्चे? एक मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है जो कैपेबल होता है फर्टिलाइजिंग एन एग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चे। तो स्पर्म के अंदर क्या पोलाइडी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या पोलाइडी है, ये सब क्लियर है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे कितने स्पर्म्स बनेंगे? नंबर ऑफ 2 बनेंगे। क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में पूछा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड रीजंस आर। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा एनसीईआरटी के पेज पे 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले क्या बता रहा है कि असर्शन ए, FSH एक्ट अपॉन ओब्रियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। देखो ये गलत हो गया बेटा। कैसे गलत हो गया? कि जो हमारे पास फीमेल है, यहाँ पे ध्यान देना, फीमेल के अंदर FSH एक्ट करता है ओवरियन फॉलिकल्स पे और सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। समझ आया बच्चे? तो ये क्या बताया? FSH एक्ट ऑन ओवरियन फॉलिकल एंड लेडिक सेल। तो लेडिक सेल्स पे नहीं, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रहा है? रीजन, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल
वाइल इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन इन ह्यूमन मेल। ये सही हो गया बच्चे। इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लेडिक सेल्स कहते हैं जो सिक्रीट करता है एंड्रोजन इन मेल, ठीक है। और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और सेकंड जो है आपका करेक्ट है। देखो मेल के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, वो क्या करता है, लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा और सिक्रीट क्या करेगा, एंड्रोजन, जिसको मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है और पहला फॉल्स है। तो आप इसमें क्या बताओगे, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। डन। 2 क्वेश्चन हो गए बच्चे हमारे। सेकेंड क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखना है, ठीक है। 2023 नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन देखते हैं, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है, ठीक है बेटा, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट देखना है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ, इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है बच्चे, किस चीज़ के लिए, प्रेगनेंसी का एक प्रोसेस है इम्प्लांटेशन, जहाँ पर स्पर्म और एग जो होता है फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। और वो कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा बच्चे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स है ना, जो यूट्रल वॉल है, यूट्रस की इनर लेयर है, ठीक है, यूट्रस की जो इनर लेयर है वहाँ पर जाके जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट अटैच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नोन एज इम्प्लांटेशन। तो पहला स्टेटमेंट तो आप लोगों को तो क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज ट्रू, ठीक है बेटा। रीजन में क्या बता रहा है, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। दैट काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो ये काज नहीं है डिसइंटीग्रेशन एंडोमेट्रियम का, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सेकंड पॉइंट में देखना, ग्रेफिन फॉलिकल जो है बच्चे, ग्रेफिन फॉलिकल फॉर्म्ड 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यही ग्रेफिन फॉलिकल 14 डेज में ओव्यूलेशन रिलीज करवाएंगे एग फ्रॉम द ओवरी, है ना, ओव्यूलेशंस करवाएंगे मतलब रिलीज एग फ्रॉम द ओवरी। ग्रेफिन फॉलिकल के 2 फंक्शन हमने देख लिए, ठीक है। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। ये कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा बच्चे, ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन कम सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन को हाई सिक्रीट करेगा बेटा, ठीक है। बट ये कंडीशन डिपेंड करेगी हेल्दी इम्प्लांटेशन के लिए, इफ़ फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। ये कंडीशन कब है, जब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। तो कंडीशन क्या होगी, इफ़ फर्टिलाइजेशन इज नॉट, कार्पस ल्यूटियम नॉट सिक्रीट, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी विद एंडोमेट्रियम्स, उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। और लास्ट में आप लोग थर्ड में देखिए, वाई एंडोमेट्रियम इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लास्टोसिस्ट टू इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये बताया आपको, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है, द कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट दैट काज डिसइंटीग्रेशन, काज सही नहीं है बाकी ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसमें बता रहा है बोथ ए एंड आर, मतलब आपका आर जो है वो फॉल्स है, ये जो है आपका ये फॉल्स है, रीज़न फॉल्स है और असर्शन ट्रू है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये आए, ठीक है बेटा। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये पूरा क्वेश्चन जैसे जैसे बताया गया 1 2 3 पार्ट करके आप लोग इसको देखना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर पे मिलेगा, 2023 का क्वेश्चन है। बता रहा है कि इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड कॉल्ड मेनोपॉज, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी एंड साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। जैसे बच्चे सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है,
प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, पहले पॉइंट का। अब बता रहा है कि जो प्राइमेट्स होते हैं ह्यूमन, एप्स, मंकी और गोरिल्ला, ये क्या हैं, प्राइमेट्स हैं। और नॉन प्राइमेट क्या हैं, डॉग, कैट, बियर और रोडेंट्स, ठीक है, रैट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमेट्स होते हैं इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल होगा, ठीक है बेटा। देखो अब इसमें हमने ध्यान देना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में कंप्लीट होता है और ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पहला, नॉन प्राइमेट्स मैमल साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल, पहला तो ठीक हो गया बेटा हमारा, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ठीक हो गया। अब सेकंड क्या बता रहा है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी इज़ कॉल्ड मेनोपाज, ये गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया, क्योंकि मेनोपाज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, और मेनार्की होता है बच्चे जब हमारे स्टार्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेनार्की को स्टार्ट और मेनोपाज को क्या बोलते हैं, स्टॉप, ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपाज, नहीं मेनार्की आना था, तो ये गलत हो गया बच्चे, सेकंड स्टेटमेंट हमारा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, यस ये बिल्कुल सही है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर स्टॉप हो जाएंगे तो वो किसका इंडिकेशन होता है, प्रेगनेंसी का, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड में कभी भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते, ठीक। थर्ड, फोर्थ, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपाज, बच्चे ये भी बिल्कुल सही है। क्या बता रहा है कि जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशंस होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, मेनार्की स्टार्ट और स्टॉप के बीच में, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा, आपका डी पार्ट इज़ अ राइट आंसर, ठीक है, सेकंड नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ओम, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल, 2020 का क्वेश्चन है। बता रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, लो कंसंट्रेशन LH FSH एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में पूछा है कि किस हार्मोन का लेवल ओवुलेशन के टाइम है ना पीक पे होता है, तो आपने बताना है कि गोनेडोट्रोपिन LH और FSH जो है इनको हम गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कौन सी होती है, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज स्टिमुलेट करेगी किसको, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, एंड रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर फेज से अप टू कौन से फेज तक, ओवुलेटरी फेज तक, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो उस समय हमारे LH और FSH जो होते हैं वो किस पे होते हैं, पीक पे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ओवुलेटरी फेज में सबसे इम्पोर्टेंट किन हार्मोन्स का रोल है, ठीक है। तो हमने बताया कि LH और FSH जो है ये गोनेडोट्रोपिन्स हैं, ठीक है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज और स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। जैसे ही फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स का रिलीज होगा ड्यूरिंग द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा बच्चे, ये वाला राइट आंसर आएगा आपका 4 पार्ट। तो आपका प्रोजेस्ट्रॉन जो है बच्चे ये कब सिक्रीट होता है, ओवुलेटरी फेज के बाद, इफ़ प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हुई होगी, स्पर्म्स और एग की फर्टिलाइजेशन फ्लोपिन ट्यूब में हुई है, तो उसके बाद, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करेगा। बट ओवुलेटरी फेज में इसका कोई रोल नहीं है, इन दोनों का LH का सर्ज होता है, FSH इंक्रीज करता है और उसमें क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगी और फिर एंडोमेट्रियम थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन होगी, ठीक है बेटा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, ठीक है, किस में, ओवुलेटरी फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 में क्या बता रहा है। 56 में हमारा क्वेश्चन है, नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज, मतलब कौन सा फेज हो गया, ल्यूटियल सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज देखो नो न्यू फॉलिकल सेल्स, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वाई ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज
फॉलिकल्स आर नॉट फॉर्म्ड। समझ में आई बच्चे? ठीक है, बता रहा है कि जो सेक्रेटरी फेज है उसमें फॉलिकल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। क्यों? हमने यहाँ पे देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चे, पहले ये देखो इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ देखना फिर ऑप्शन देखेंगे हम लोग। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज़ होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़ जिसको हम ब्लीडिंग फेज़ कहते हैं, फॉलिकुलर फेज़, ठीक है, ओवुलेटरी फेज़ और ल्यूटियल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज़ में कंप्लीट होता है? 28 डेज़ में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग फेज़ 1 to 5 डेज़ रहेगा। फॉलिकुलर फेज़ जो रहता है बच्चे 6 to 10 डेज़ तक रहता है फॉलिकुलर फेज़। ठीक है, 6 to 12 भी बोल सकते हो आप लोग। फॉलिकुलर FSH हार्मोन्स इंक्रीज़ होगा बच्चे फॉलिकुलर फेज़ में, LH सर्ज आएगा। और ओवुलेटरी फेज सेकेंडरी oocyte है ना, ओवुलेटरी फेज में सेकेंडरी oocyte जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ के लिए? फ्लोपिंग ट्यूब के लिए। ठीक है, और वहाँ पर LH इंक्रीज़ होगा जिसको हम LH सर्ज कहते हैं। ठीक, ल्यूटियल फेज एक सेक्रेटरी फेज है, ये सेक्रेट करता है कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होगा प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं बच्चे? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोर पॉइंट है ये। फिर क्या बता रहा है कि FSH नॉट रिक्वायर्ड, प्रोजेस्टेरोन रिक्वायर्ड, नो न्यू फॉलिकल्स फॉर्म्ड। ठीक है बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है ओवुलेटरी फेज़ के बाद हमारे पास सेक्रेटरी फेज़ जिसको हम ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें FSH की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि FSH रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आपके एस्ट्रोजन्स की फॉर्मेशंस के लिए, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? आपका प्रोजेस्टेरोन रिक्वायर्ड है बच्चे। ठीक है, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है? प्रोजेस्टेरोन रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, बोल रहा था कि नो न्यू फॉलिकल डेवलपमेंट इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमें प्रोजेस्टेरोन की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि FSH की रिक्वायरमेंट। तो FSH की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी तो FSH सेक्रेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ल्यूटियल फेज में हमें प्रोजेस्टेरोन की रिक्वायरमेंट होती है इफ़ फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। ठीक है बच्चे, तो अब इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा बेटा? इसमें आपका राइट आंसर आएगा बोथ FSH, ठीक है, बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। FSH और LH का लेवल कम होगा किसमें? ल्यूटियल फेज में, क्योंकि इससे पहले क्या हो गया? आपका ओवुलेटरी फेज हो गया, क्योंकि ओवुलेटरी फेज तक इन दोनों हार्मोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपका जो है ये वाला आपका राइट आंसर आएगा A। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपने बताना है बेटा कि इसमें देखो जो प्रोलिफरेटिव है ये किससे मैच कर रहा है बच्चे? प्रोलिफरेटिव फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोलिफरेटिव को हम लोग फॉलिकुलर फेज़ भी बोलते हैं। सेक्रेटरी को हम लोग ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशंस को क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर आएगा बच्चे? A का 3 और B का A का 2, B का 3, C का 1, ये वाला पार्ट, ये पार्ट राइट है। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोग देखेंगे। मैंने प्रॉपर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक जो एक कंटेंट होता है वो आपको बता दिया है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तो किसकी कमी रहती है बॉडी के अंदर? कौन सा हार्मोन इनमें से कम रहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है बेटा, इफ कार्पस ल्यूटियम इज नॉट फर्टिलाइज्ड स्टॉप प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन। तो बच्चे प्रोजेस्टेरोन कब प्रोड्यूस होगा? जब कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज करेगा तो। ठीक है, तो अगर कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज स्पर्म नहीं मिला है ना सेकेंडरी oocyte को, तो इट मीन्स कि प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। नो दिस प्रोजेस्टेरोन विल डिक्रीज शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस।
तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए आप लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी हार्मोन है, वैसोप्रेसिन एडीएच को बोला जाता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेंस्ट्रुअल फ्लो में इसका कोई रोल नहीं है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। सेक्रेटरी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्रेटरी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो, जैसे ल्यूटियल फेज तो बोलते हैं, एंड लास्ट फेज अबाउट 6 डे, ये तो गलत हो गया बच्चे, 6 डे तो होता नहीं है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को ल्यूटियल फेज हम बोलते नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता होना चाहिए 1 से 5 डेज तक हमारा क्या आता है, ब्लीडिंग फेज आता है। ठीक है, और फिर 6 to 12 डेज हमारा क्या रहता है, आपका प्रोलिफरेटिव फेज रहता है, जिसको फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद 13-14 आपका क्या रहता है, ओवुलेटरी फेज रहता है बच्चे। और फिर 15 से लेके 28 डेज तक आपका क्या रहता है बच्चे, आपका ल्यूटियल फेज रहता है, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, सेक्रेटरी फेज कहते हैं। तो अराउंड 13 डेज, लास्ट अबाउट फॉर अराउंड 13 डेज जो आपका है, आपका ल्यूटियल फेज रहेगा। तो सी पार्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच। पूछ रहा है कि ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस डे को एलएच का एक रैपिड सिक्रेशन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। नॉर्मली अकर्स इन 14th डे, 20 डे, 5th डे या 11th डे। आपको ध्यान रखना है बच्चे, अभी हमने देखा था कि कब, 14 डे पे, मतलब ओवुलेटरी फेज पे आपको एलएच सर्ज देखने को मिलेगा। मतलब एट 14 डे ऑफ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच नॉर्मली अकर्स। ठीक है बेटा, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, ए पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जो 2009 में नीट में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग इवेंट अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो करेक्ट मैचिंग इवेंट बताने हैं, हमारे पास कौन कौन से फेज हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो बेटा, प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम प्रोलिफरेटिव में, एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स। बच्चे इस पहला स्टेटमेंट में अगर मायोमेट्रियम की जगह एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता तो ये करेक्ट होता, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि मायोमेट्रियम जो होता है वो सेंटर वाला होता है। जैसे ये हमारे पास ये क्या आ गया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो रैपिड रीजनरेशन किसकी होती है, एंडोमेट्रियम की, ना कि मायोमेट्रियम की। फिर बता रहा है डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, क्या ये इससे मैच करता है, सेकेंडरी फेज, सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कार्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट के लिए सेक्रेटरी फेज में इंक्रीज सेक्रेशन होती है किसकी, प्रोजेस्टेरोन की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम नहीं एंडोमेट्रियम, एंड ओम नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, ये गलत हो गया बच्चे। ओवुलेशन, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, शार्प फॉल नहीं होता है बच्चे। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो गया, इसका बी पार्ट राइट है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट काज वाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल। बता रहा है कि जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में नहीं आते हैं उसका क्या रूट काज हो सकता है। ऑप्शन ए में बता रहा है मेंटेनेंस ऑफ द हाइपोट्रोपिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट बता रहा है रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कार्पस ल्यूटियम एंड फर्टिलाइज्ड ऑफ द ओम। देखो बच्चे, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाला जो स्टेटमेंट है सही है। मतलब रेगुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आने का काज क्या हो सकता है बच्चे, अगर स्पर्म और एग फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो उसके कारण
प्रेगनेंसी कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ओवम जो होती है वो फर्टिलाइज्ड हो जाती है और चांसेस क्या हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल के लेस हो जाते हैं। बात समझ आ रही है बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ? बेटा अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता मतलब मेन रीज़न इसमें क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रूट काज हो जाता है कि नहीं पॉसिबल होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे रेगुलरली ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, है ना। ओम इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज ऑफ व्हेन मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, इन ऑर्डर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर वन ऑफ दीज स्पर्म मस्ट अटैच इटसेल्फ टू द ओम एंड पेनिट्रेट इट्स आउटर सरफेस। द फर्टिलाइज्ड ओम विल देन कंटिन्यू ट्रैवलिंग टू द फ्लोपिंग ट्यूब। आगे तो आपको पता ही है ना बच्चे, ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशंस। इनमें से बताने हैं कि मेंस्ट्रुएशन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट। बिल्कुल सही है बेटा, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, 40 ml ब्लड जो होता है वो लॉस्ट होता है और वो ब्लड कैसा होता है, फ्रेश ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट। अगर क्लॉट हो जाता है बच्चे, है ना, ये क्लॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिन प्रोटीन होती है। अगर ये क्लॉट बन जाता है तो कोई डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर क्लॉट हो जाता है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, तो उसको क्लॉट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए फाइब्रिनोलाइसिन प्रोटीन होती है जो क्लॉट नहीं बनने देती। ठीक है, तो बाकी वाले तो ठीक है हमारे, ये वाला गलत है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डेफर्ड। डेफर्ड होता है डिले बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, मतलब ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशंस को डिले कर देते हैं। अब वो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH, नो। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यस। ये क्या कर देते हैं बच्चे, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क करते हैं। क्या करेंगे बच्चे, ये आपके मेंस्ट्रुएशंस को डिले कर देते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को डिले कर देते हैं मतलब प्रिवेंट कर देंगे ओव्यूलेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, withdrawal of the following hormones, which of the following hormones is the intermediate cause of menstruations। मतलब आपको बताना है कि withdrawal of which following hormone, इनमें से कौन से हार्मोन्स हैं जो इमीडिएट कॉज हैं menstruations का। ठीक है, देखो अब FSH बोल सकते हैं हम लोग, FSH, RH तो होता नहीं है, LH होता है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। देखो बेटा, मतलब इमीडिएट काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टॉप ओव्यूलेशन कौन कर देता है बच्चे, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट होगा बाय कार्पस ल्यूटियम इन द ओवरीज, वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा ओव्यूलेशंस। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में क्या पूछा था, विथड्रॉल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो इमीडिएट काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज स्टॉप ओव्यूलेशन। ठीक, तो उस वो कौन करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट बाय कार्पस ल्यूटियम इन द ovary। If mammalian ovum fail to get fertilized, if mammalian ovum fails to get fertilized, which one of the following is unlikely। 2005 में पूछा, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहला पॉइंट हम देखते हैं बच्चे, हमारे पास सेकेंडरी oocytes के दो इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकते हैं। अब इसने बताया है कि मैमलियन ओवम जो होती है वो अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होगी तो क्या क्या रीज़न होंगे उसके। देखो सेकेंडरी oocyte के दो इवेंट हैं, या तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगी या तो वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगी। देखो अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं होती है तो क्या होगा, देन कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट, ठीक है, ड्यू टू एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है बेटा, क्या होगा, स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, है ना, तो प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चे। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या नहीं हुआ है,
स्पर्म और एग का कांटेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट बता रहा है अगर कार्पस ल्यूटियम, ए पार्ट देखते हैं, कार्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, बात सही है ना बच्चे, कार्पस ल्यूटियम जो होगी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया बेटा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। बता रहा है कि अगर कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना, तो कंडीशन क्या है हमारे पास, स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गया, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया है। ठीक है, अगर स्पर्म फर्टिलाइज्ड होता है, हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करेगा और प्रोजेस्ट्रॉन उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर स्पर्म फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है, तो इवेंट विल नॉट अकर, इवेंट विल नॉट अकर एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एस्ट्रोजन नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज। बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है, कौन सा इवेंट नहीं होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एस्ट्रोजन इंक्रीज नहीं होगा, इट विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये इवेंट जो है एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीज नहीं, एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीज इफ मेम्ब्रेन फेल टू गेट फेलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी ये भी होगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिड डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ये भी बनेंगे, है ना। कब, जब हमारे पास सीधा सीधा कंडीशन क्या है, स्पर्म नॉट मीट विद एग, मतलब डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड। उस कंडीशन में फिर से मैं आपको एक बारी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि मैमलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, मतलब अगर हमारे पास स्पर्म और एग फ्यूज नहीं होते हैं तो इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ आई बात? अब बताया जा रहा है कि सेकेंडरी oocyte के दो इवेंट है, या तो वो फर्टिलाइज होगा या तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर स्पर्म के साथ एग फर्टिलाइज नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ़ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, है ना, तो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन जो होंगे उनका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीज, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये अनलाइक हो गया ना, ये अनलाइक हो गया हमारा। गेट फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइज्ड होता है, सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन करेगा और एस्ट्रोजन थिकनिंग करेगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग, बट हमने इस पे फोकस करना है ना, इस पे हमने फोकस करना है। स्पर्म अगर फ्यूज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन डिक्रीज कर जाएगा, यस प्रोजेस्ट्रॉन की डिक्रीज हो जाएगी। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट हो जाएंगे डेवलपिंग, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट हो जाएंगे बनना, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करना है। तो ये वाला हमारा पार्ट जो है, सी वाला पार्ट राइट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इन 28 डेज ह्यूमन ओवरियन साइकिल ओवुलेशन अकर इन 28 डेज। ठीक है, इन 28 डेज ह्यूमन ओवरियन साइकिल इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चे, इसमें पूछा है कि 28 डेज में ह्यूमन ओवरियन साइकिल्स ओवुलेशंस अकर इन किस में होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, द 28 डेज ह्यूमन ओवरियन साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑन 14th डे अ मैच्योर ओवरियन फॉलिकल लीव ओवरी एंड कम इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चे आपका, ये वाला। ठीक है, हमें तो पहले स्टेटमेंट पूछा है इन 28 डेज ह्यूमन ओवरियन साइकिल, ओवरियन साइकिल क्या आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन अकर एट 14 डेज पे आएगी। नेक्स्ट बता रहा है द एस्ट्रस साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन मेल ओनली, ह्यूमन फीमेल ओनली, मैमलियन मेल अदर देन प्राइमेट्स, मैमलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, अदर देन प्राइमेट मतलब
नॉन प्राइमेट्स में इट इज़ ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चे, क्वेश्चन में पूछा है रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चे? तो आपको पता है कि जो ह्यूमन एग होता है, ओवम जिसको हम बोलते हैं, उसमें 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक हमारी सबसे बाहर क्या होती है, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा होगी, उसके अंदर मतलब सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर ज़ोना पेलुसिडा, फिर थर्ड अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है बेटा, ये जो आती है हमारी क्या आती है, ये आती है पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, तो अब बोला जाता है कि स्पर्म के एक्रोसोमल रीजन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इधर क्या पूछा है, स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन रिसेप्टर फॉर स्पर्म। स्पर्म के लिए रिसेप्टर मैमल्स के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? तो आपको बताना है ज़ूना पेलुसिडा लेयर पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं बच्चे ये रिसेप्टर? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म इंटरैक्ट विद द थिक एक्सटर्नल कोट ऑफ एन एग दैट इज कॉल्ड ज़ूना पेलुसिडा। ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका थिक एक्सटर्नल कोट विच इज ज़ोना पेलुसिडा। इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। The space that is present between the white line space, that is white line membrane and zona pellucida is called perivitelline space। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्पर्म के लिए फर्टिलाइजेशन के टाइम रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? जोना पेलुसिडा पे होंगे, जिनको हम ZP3 रिसेप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ZP3 रिसेप्टर। ये ए सेलुलर लेयर होती है बच्चे। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर मेम्ब्रेन होती है, ये ए सेलुलर लेयर होती है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट करना हमने। अब प्लेसेंटा है बेटा, है ना, देखो ध्यान दो ज़रा, आपने स्टेटमेंट कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे कि प्लेसेंटा जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है बेटा? प्लेसेंटा HCG, ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ज़ोना पेलुसिडा जो होगा वो किसके साथ हम मैच करेंगे बेटा? ज़ोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है बेटा आपका वो कहाँ? लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो क्या करेंगे? पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट किस में होंगे? मेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और लेडिक सेल्स जो है ये क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। तो इसका राइट पार्ट क्या आ जाएगा आपका? सी पार्ट आएगा। डन। ये 2020 में पूछा है, न्यू NCERT के पेज नंबर 13 पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीट हो सकता है, 2019 का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चे? ये पेरेंट हैं बेटा, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पेरेंट हैं, है ना, एक मेल आ गया और एक फीमेल आ गया। अब हम बोल रहे हैं बेटा कि यहाँ पर मेल जब गैमेट बनाएगा तो वो क्या बनाएगा? N बनाएगा, और फीमेल गैमेट N बनाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद गैमेट फ्यूज़ होकर क्या होगा? जाइगोट बनेगा जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इस जाइगोट की क्या होगी बच्चे? सेल डिवीजन होगी और क्लीवेज बनेगा, और इस क्लीवेज में 2 सेल स्टेज स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होती है। इसमें सेल डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना देंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन सिस्टम। ठीक, तो अब आपको सिलेक्ट करना है बेटा, सिलेक्ट करोगे आप लोग कि गैमेटोजेनेसिस के बाद, मानो जैसे गैमेटोजेनेसिस है तो गैमेट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगी? सिनगेमी होगी। फिर क्या होगा बच्चे? जाइगोट बनेगा, बिल्कुल सही है। फिर सेल डिफरेंशिएट नहीं कर लेगा, पहले सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज। और फिर उसके बाद सेल डिफरेंशिएट करेगा बेटा, और सेल डिफरेंशिएट करने के बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन सिस्टम। है ना बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है। बी पार्ट आपका राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। ये रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन। क्या लिखोगे? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखो,
फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली। देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ह्यूमन में, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये स्पर्म मूव कर रहा है, ये स्पर्म है बच्चे, ये स्पर्म है, इसने कहाँ जाना है, स्पर्म आ जाएगा फ्लोपिन ट्यूब में, और ये जो फिम्ब्रे लाइक प्रोजेक्शन है ये क्या करेंगे, एग को कैरी करके कहाँ पहुँचा देंगे, फ्लोपिन ट्यूब। यहाँ पे एग और स्पर्म जो हैं फर्टिलाइज होते हैं कहाँ पर, साइमल्टेनियसली। यहाँ से एग आ जाएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, फ्लोपिन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो बता रहा है कि प्रैक्टिकली फिजिबल कब होता है फर्टिलाइजेशन, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन द फ्लोपिन ट्यूब। ये तो गलत ही हो गया बेटा, है ना, ये गलत हो गया बच्चे। सेकेंड पॉइंट बता रहा है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही है, यहाँ से स्पर्म आएगा और यहाँ से ओवम आएगा, ठीक है, टू द एम्पुलरी एस्थमिक जंक्शन, जो डायलेटेड पार्ट होता है उसको एम्पुलरी कहते हैं, एम्पुलरी एस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी एस्थमिक रीजन्स, जंक्शन ऑफ द फ्लोपिन ट्यूब, जहाँ पर दोनों जाके मीट करेंगे, बिल्कुल सही है, साइमल्टेनियसली टर्म यूज़ करके बता रहा है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी जंक्शन, यहाँ पर इस्थमिक आ गया, एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स की वजह से गलत हो गया, यहाँ पे फ्लोपिन ट्यूब में होना चाहिए था। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर रिलीज ऑफ ओवम इन द यूट्रस, यूट्रस में नहीं होता, फ्लोपिन ट्यूब में होता। मैं पहले क्या बता रहा था, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट इनटू वेजाइना, तो क्या आना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है बच्चे, और ये वाला पॉइंट जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज, ठीक है, देखो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में जो अमाउंट है गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटीज़ का, तो वो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन LH और FSH है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा, देखो जैसे हमारे पास क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग FSH एंड LH इन यूट्रस टू स्टिमुलेट, ये गलत हो गया, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG, बात कब की कर रहा है बच्चे, नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन्स, नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, तो उस समय गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी क्या एक्सपेक्ट होगी, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, यहाँ से गलत हो गया, हाई लेवल ऑफ FSH LH इन यूट्रस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम थिकनिंग, ये भी गलत, हाई लेवल सर्कुलेटिंग HCG, यस, यहाँ तक तो ये ठीक है, टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेसिस, ठीक है, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन की सिंथेसिस के लिए आपका हाई लेवल सर्कुलेटिंग होनी चाहिए, किसकी, HCG की, किसमें, नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है बच्चे, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज शोन बिलो एज द रिलेटेड right place of its occurrence in the normal pregnant woman and select the right option for the two together। देखो हमारे पास क्या है बच्चे, ये कॉलम है, कॉलम 1 में हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेज शो की गई हैं और दूसरे में साइट ऑफ ऑकरेंस बताया, ठीक है, तो हमने बताना है बच्चे, यहाँ पर हमने बताना है कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है, लेट मॉरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, 8 सेल्ड मॉरूला, आपको मैं बता दूं बच्चे कि ये क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी है, ठीक है, और ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, तो अब इसमें हमने बताना है, अब इसमें हम लोग बताएंगे कि हमारे पास राइट ऑप्शन जो दो साथ में ठीक हैं वो क्लिक करना है, जैसे लेट मारूला मिडल पार्ट ऑफ द फ्लोपिन ट्यूब, तो फ्लोपिन ट्यूब में लेट मारूला तो होता ही नहीं है बेटा, ठीक है, ब्लास्टुला एंड पार्ट ऑफ फ्लोपिन ट्यूब नहीं, यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे जैसे बनती है ना बेटा, ये जैसे फ्लोपिन ट्यूब है, ये ऐसे आगे आगे के लिए जाइगोट मूव करता है यूट्रस के लिए, तो फिर क्या बताता है, ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्राइनल वॉल, बिल्कुल सही है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अटैच्ड हो जाता है किसके साथ, यूट्राइनल वॉल के साथ, तो सी पार्ट हमारा सही हो जाता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट इज अ थिन वॉल्ड होलो स्ट्रक्चर
इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट कंटेन अ क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड इनर सेल मास, है ना, फ्रॉम विच द एम्ब्रियो अराइज. The outer layer of the cell give rise to placenta and other supporting tissue needed to fetal development within the uterus, while the inner cell mass give rise to the tissue of the body. ठीक है, ठीक है बेटा. तो हमारा जो राइट आंसर है उसका सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म रीचेज क्लोज टू द ओवम. ठीक है, फर्टिलाइजेशंस के टाइम क्या होगा, जब बहुत सारे स्पर्म बिल्कुल नियर बाई आ जाते हैं किसके, एग के. तो इसमें हम बोल सकते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास सेक्रीशन ऑफ एक्रोजोम्स हेल्प वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा. बिल्कुल सही है. ठीक है, ये एग की कौन सी मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा लेयर है, बाहर कोरोना रेडिएटा और अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में जो स्पेस होगी पेरिविटलाइन स्पेस होगी. तो जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होंगे बच्चे, आपके जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन पे होंगे. तो एक्रोजोमल कैप क्या करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज करेगा जिसको हम लाइसिन हाइलोरोनिडेज कहते हैं. वो क्या कर देता है, इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा. ठीक है, तो सिक्रीशन होगी एक्रोजोम्स की जो हेल्प करेगा एक स्पर्म एंटर होने में ओवम के साइटोप्लाज्म में थ्रू जोना पेलुसिडा. बिल्कुल सही है. ऑल स्पर्म एक्सेप्ट वन नियरेस्ट ऑफ द ओवम लूज टू दियर टेल. Cell corona radiata trap all sperm except one. Only one sperm nearest the ovum penetrate zona pellucida. ठीक है, इस अगर इन स्टेटमेंट में एक्रोजोमल का कोई जिक्र किया होता तो फिर हम इनको भी ठीक बोल सकते थे, बट इनमें एक्रोजोमल रिएक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इसलिए ये गलत है. और पहला सही है क्योंकि वहाँ पर एक्रोजोमल सिक्रीशन हुई है जिससे डाइजेस्ट हो जाती है जोना पेलुसिडा और फिर आराम से स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है एग में. पूछ क्या रहा था, व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्या होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम ह्यूमन में, जब बहुत सारे स्पर्म रीच करते हैं नियर बाय द ओवम आ जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है एक्रोजोमल रिएक्शन होती है और स्पर्म पेनिट्रेट हो जाता है जोना पेलुसिडा के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो. ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, तो करेक्ट सीक्वेंस ये रिपीटेड डिवीजन्स होगी ना बच्चे. देखो जैसे हमने बताया था कि जो डिवीजन ऑफ जाइगोट होती है उसी को रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट दैट इज नोन एज क्लीवेज. फिर क्या बनेगा, फॉर्मिंग सॉलिड मारूला. ठीक है, क्लीवेज के बाद क्या बनेगा, मारूला बनेगा. फिर क्या बनेगा बच्चे, ब्लास्टुला बनेगा. ठीक है, और फिर क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा. तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, क्लीवेज होगी, मारूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा और फिर गेस्टुला बनेगा. ये कौन सी स्टेजेस हैं बच्चे, एम्ब्रियो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं. क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस. आप खुद बोल सकते हो कि जैसे हमारे फ्लोपिन ट्यूब में क्या हुआ, फ्लोपिन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई. ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्लीवेज हुई, है ना, क्लीवेज मतलब 2 सेल बने. फिर आगे मारूला, मारूला में 2 से 4, 4 से 8, 16. ठीक है, तो ये मारूला स्टेज आ गई. फिर ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोसील कैविटी बनी, है ना, ब्लास्टोसील कैविटी बनी, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन है. और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे जाके इम्प्लांट हो जाएगी और उसमें गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट होगी, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी. 3 लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजिन आर एमिटेड बाय, फर्टिलाइजिन आर एमिटेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन इज सिक्रेटेड बाय मैच्योर एग. क्या किया जाएगा बच्चे, मैच्योर एग. फर्टिलाइजिन जो एंजाइम है वो किस में एमिट होगा, मैच्योर एग में एमिट होगा. ठीक है बच्चे, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन. तो आपको अभी भी हम लोग बता रहे थे कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1994 में पूछा गया है. मीरोब्लास्टिक स्टार्ट व्हेन एग रीच टू यूट्रस स्टार्ट इन फ्लोपिन ट्यूब्स एंड इट इज़ आइडेंटिकल टू नॉर्मल एग. देखो आपने देखना बच्चे, जैसे ये फ्लोपिन ट्यूब है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म रीच करेगा तो एग पहुँच जाएगा, तो ये फर्टिलाइज होंगे, क्लीवेज होगी. फिर उसके बाद क्या होगा, मारूला फॉर्मेशन होगी. ठीक है, फिर सेल स्टेज आ जाती है मारूला, मारूला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला और फिर गैस्टुला.
तो बता रहा है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट क्लीवेज। तो क्लीवेज कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट इन द फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, क्लीवेज कहाँ से स्टार्ट होगी, ये फ्लोपियन ट्यूब है, यहीं से क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, ठीक है, ओब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील्स, ओब्लिट्रेशन ऑफ आर्किन्ट्रॉन्स, क्लोजर ऑफ ब्लास्टोपोर्स एंड क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे होता क्या है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशंस, गैस्ट्रुलेशंस क्या होता है बच्चे, 9 मंथ की प्रेगनेंसी को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशंस फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स लेयर, गैस्ट्रुलेशंस के टाइम में जर्म्स लेयर की फॉर्मेशन होती है, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है, इन लेयर्स में एक मूवमेंट दिखती है और रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स दिखते हैं। ठीक है, इन लेयर्स में कुछ सेल की मूवमेंट देखने को मिलती है जिसको हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। बात ध्यान रखना बच्चे, हमारे पास जाइगोट से क्या बना, क्लीवेज से मॉरूला, फिर आपका ब्लास्टुला और फिर गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला में क्या होती है, 3 इंपॉर्टेंट लेयर की फॉर्मेशन होती है और उन लेयर में हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है जो एक सेलुलर मूवमेंट है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स हैं, उन सेल की एक रीअरेंजमेंट को हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस की फॉर्मेशन होनी है ना बच्चे। देखो यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे, देखना ज़रा। नो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन इनिशियल स्टेज मूवमेंट ऑफ सेल इज दैट इज नोन एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो कैसी मूवमेंट दिखेगी, ये बाहर ब्लास्टोडर्म लेयर आ गई और अंदर ब्लास्टोसील कैविटी आ गई। अब यहाँ पर सेल की मूवमेंट होगी, ठीक है, सेल की मूवमेंट होगी तो यहाँ पर एक ब्लास्टोपोर्स बन जाएगा। क्या बनेगा, एक छोटा सा ब्लास्टोपोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो फर्दर मूवमेंट जो होगी बच्चे सेल्स की, तो ये ब्लास्टोपोर से क्या बन जाएगा, एक आर्किन्ट्रॉन बन जाएगा, जिसको हम एम्ब्रियोनिक गट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस आर्किन्ट्रॉन और ब्लास्टोपोर में, पहले ब्लास्टोपोर एक टिप लाइक स्ट्रक्चर था, अब क्या बन गया बच्चे, इस मार्फोजेनेटिक मूवमेंट से इस ब्लास्टोपोर का फर्दर मॉडिफाई होके क्या बन गया, हमारा आर्किन्ट्रॉन बन गया, जिसको हम एम्ब्रियोनिक गट बोल सकते हैं ना, माउथ टू एनस बनने की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। नाउ दिस ब्लास्टोसील कैविटी शेप इज कॉल्ड ओब्लिट्रेट, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आर्किन्ट्रॉन जो है वो फर्दर अंदर इन्वेजन होते होते क्या हो गया, वहाँ पर वो एक मीजोडर्म बन गया और बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म और अंदर वाली को एंडोडर्म, ब्लैक कलर को हम एंडोडर्म्स बोल रहे हैं। देखो बच्चे ध्यान दो ज़रा, ये अंदर जो है ये क्या बन गया हमारा, अंदर जो है ये बन गया है हमारा एंडोडर्म्स, और ये जो आपको दिख रहा है ड्यू टू इन्वेजन ऑफ आर्किन्ट्रॉन्स ये बन गई मीजोडर्म विच इज सिलोम, और बाहर आ गई हमारी एक्टोडर्म। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स बनती हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में। तो यहाँ पे बता रहा था बच्चे, देखो टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, मतलब इसका मतलब होता है, क्वेश्चन में यही पूछा है बच्चे कि गैस्ट्रुलेशंस के टाइम क्या क्या मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ओब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील्स, ओब्लिट्रेशन ऑफ आर्किन्ट्रॉन्स, क्लोजर ऑफ ब्लास्टोपोर्स एंड क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर, राइट आंसर क्या टिक करते हैं, ओब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील्स। फर्स्ट ही क्यों राइट आंसर है बच्चे, फर्स्ट इसलिए राइट है क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के एंड में एंड विद द कंप्लीट ओब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील, ओब्लिट्रेशन होता है स्टॉप। ठीक है, द 3 स्टेजेस प्राइमरी जर्म्स लेयर आर स्टार्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल बच्चे ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। ब्लास्टोपोर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील्स, फ्यूचर इंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो फाउंड इन ब्लास्टोसील्स। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ब्लास्टोपोर होता है ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील्स। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे पहले क्या देखेंगे, ये ब्लास्टोडर्म आ गया, ये ब्लास्टोसील, एक कैविटी आ गई। ठीक है, अब गैस्ट्रुलेशंस के टाइम एक्टो, मीजो, एंडो, ये 3 लेयर्स बनती हैं और इसमें जो एक मूवमेंट दिखती है तो उसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है। ठीक है, मतलब ब्लास्टोपोर डेवलप होता है कब, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के टाइम में,
ठीक है। ये छोटा सा टिप जो आपको दिख रहा है ये ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट है। इसमें फर्दर मूवमेंट जब दिखती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किन्ट्रॉन्स डेवलपमेंट। क्या होगी यहाँ पर, आर्किन्ट्रॉन्स डेवलपमेंट होगी, जिसको हम एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं, फॉर्म गैस्ट्रोसील्स। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील इज द राइट आंसर। क्या बोल सकते हो, क्या है, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील बच्चे। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि गैस्ट्रुलेशंस के टाइम में 3 इंपॉर्टेंट जर्म्स लेयर बनती हैं, उन लेयर्स के कुछ सेल्स की मूवमेंट देखने को मिलती है, उस मूवमेंट को हम मार्फोजेनेटिक कहते हैं। और जैसे ही पहली मूवमेंट हमने नोट की विच इज़ ब्लास्टोपोर, और उस ब्लास्टोपोर की फर्दर एक्सटेंशन को हम आर्किन्ट्रॉन या एम्ब्रियोनिक गट जिसमें गैस्ट्रोसील की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये क्या, ये हमारा एक इन्वेजन कैविटी डेवलप हुई है जिसको आर्किन्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, फॉर्म गैस्ट्रोसील्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, बी पार्ट आएगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें पॉइंट क्या था, ब्लास्टोपोर की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्रॉम माउथ, दैट इज, है ना, ब्लास्टोपोर की 2 पॉसिबिलिटीज़, एक बनाएगा माउथ और एक बनाएगा एनस। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम्स एनिमल में पहले फॉर्म माउथ करेगा, जैसे मेट्रीडियम वगैरह, तो हमारे केस में पहले एनस की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल। तो क्लीवेज के टाइम में बच्चे क्या होता है, ये जाइगोट आ जाता है। क्लीवेज के बाद हमारे पास क्या बनता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, 16 और फिर मोरुला। इसमें नंबर विल इंक्रीज, सेल का नंबर इंक्रीज करेगा बट साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा क्लीवेज के टाइम में। तो हम बोल सकते हैं साइज डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूमन एग आर एलिचिथल, माइक्रोलिचिथल, मीजोलिचिथल या मैक्रोलिचिथल। कैसा होता है, आपने बताना है कि मैमल्स के अंदर लेक ऑफ यॉक होता है ना, एग के अंदर यॉक मतलब कम होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, और दूसरा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक सम इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट इट मीन्स माइक्रोलिचिथल, लैक मीन एलिचिथल। ठीक है, अच्छा फिर कंटेन मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक दैट इज एम्फीबियन एंड फिश विच इज मीजोलिचिथल। और फिर क्या बता रहा है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक दैट इज मैक्रोलिचिथल, दैट इज बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सम फिशेज। तो आप क्या बोलोगे बच्चे, एलिचिथल किसकी एग्जांपल है, ह्यूमंस की एग्जांपल है, तो ह्यूमन एग इज अ एलिचिथल। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी, एफ नहीं है, ये लिबरेटेड होता है। लिबरेट कब करेगा, सेकेंडरी oocyte स्टेज, प्राइमरी oocyte स्टेज, oogoonial या मैच्योर ओवम स्टेज। तो हम सिंपल बोल सकते हैं बच्चे, जब सेकेंडरी oocyte, मानो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte, इसमें से क्या निकल, ये बाहर क्या है, ग्रेफिन फॉलिकल है। ठीक है, तो ये रेड कलर का बाहर निकल जाएगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte दैट इज नोन एज ओवुलेशन। और ये जो पीछे है बच्चे, ये क्या है, ये आपका ग्रेफिन फॉलिकल जिसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे, ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन। तो एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी दैट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte स्टेज। गिवन below the two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled reason R। देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड। बिल्कुल सही है बच्चे, ये थायरॉक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। प्रेगनेंसी इज करेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस मदर। तो प्रेगनेंसी के टाइम में मदर में बहुत सारी मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलती हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। देखो बच्चे, अब इसमें क्या है कि जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम जो है बच्चे, ये सिक्रीट करेगा हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ग्रेफिन फॉलिकल नॉट फॉर्म्ड व्हेन वुमेन इज प्रेग्नेंट। और यूट्रस ये क्या बता रहा है, नॉट प्रोड्यूस रिलैक्सिन। ठीक है, इसमें हमने देखना है फीटस और यूट्रस का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो कार्पस ल्यूटियम आ जाएगा।
द एमनियन ऑफ मैमलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टो मीजो एंडो मीजो एक्टो एंडो मीजो एंड ट्रोपोप्लास्ट। देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितनी है, एमनियन, कोरियन, एलियंटॉस एंड यॉक से कितनी है, 4 हैं। तो इसमें से एमनियन ड्राइव्ड होती है मीजो और एक्टोडर्म से। ठीक है बच्चे, तो आप बोल सकते हो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एमनियन फॉर्म्स फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ एक्टो एंड मीजोडर्म लेयर, है ना, क्रिएटिंग फ्लूइड फील्ड कैविटी दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। ठीक है, तो एमनियन जो होता है वो क्या करता है, एमनियन जो है मीजोडर्म और एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है और वो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को किसी शॉक से या इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है। एमनियन आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, हार्मोन्स आर, क्या क्वेश्चन है बच्चे, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन नहीं, फिर HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन नहीं, HCG, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रॉन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चे, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड एज गिवन बिलो। मोन प्यूबिस, एंट्रम, ट्रोपो, नेबनकर्न्स। देखो मोन प्यूबिस जो है बच्चे ये क्लोइटर एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है ना, क्लाइटोरस एंड ऑल। आपका मोन्स प्यूबिस जो है किसके साथ बच्चे मैच करेगा, मोन्स प्यूबिस जो है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है एंट्रम। एंट्रम क्या है बच्चे, ये आपको ग्रेफिन फॉलिकल में दिखेगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेबनकर्न आपको स्पर्म के मिडल पार्ट में दिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नेबनकर्न टाइप होता है। और फिर लास्ट जो है आपका किसके साथ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ट्रोपोडर्म्स जो होती है बाहर वाली लेयर वो एम्ब्रियो फॉर्मेशंस के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ABCD करके मैंने बताए थे, तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चे, वो आपका डी पार्ट आएगा। इधर देख लेना एक बारी, ए किसके साथ, सी के साथ मैच करेगा, बी डी के साथ, सी ए के साथ और डी बी के साथ, वो किसके साथ, आपका ये वाला राइट है। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। सब हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। देखो बच्चे, secrete estrogen, yes, facilitate removal of carbon dioxide and waste material from the embryo, secrete oxytocin during parturition, ऑक्सीटोसिन नहीं प्रोड्यूस करेगी पार्चुरेशन के टाइम, और फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, सी इज राइट आंसर। इसने नॉट द फंक्शन बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपेयर ऑफ हेयर। देखो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस है ना, कब नोटिस करते हैं, अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मारूला इन ह्यूमन इज करेक्ट। देखो बेटा, इसमें हम लोग बोलेंगे इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है, एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट बट मच मोर DNA, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट मारूला इन ह्यूमन इज करेक्ट, ये बाकी जो है इनकरेक्ट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है,
A change in amount of yolk and its distribution in the egg will affect pattern of cleavage. मतलब pattern of cleavage जो होता है influenced by the amount of yolk in the egg. Which extra embryonic membrane in human prevent desiccation of embryo inside the uterus? बता रहा है कि यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को टूटने से, है ना, डैमेज आने से, इंजरी आने से कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? एमनियन, जो हमने पढ़ा था, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, है ना, प्रिवेंट करती है डिसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। ये देखो, ये एमनियोटिक फ्लूइड आ जाती है, ये एमनियन लेयर है और उसके अंदर ये क्या आपका दिखता है? ये एम्ब्रियो दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया। ग्रे क्रिसेंट 2005 में क्वेश्चन पूछा है। एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, जस्ट अपोजिट एट द साइट एंट्री ऑफ द ओवम, एट द एनिमल पोल, एट द वेजिटल पोल। बच्चे, एक एग के अंदर दो पोल होते हैं, एक वेजिटल पोल और एक एनिमल पोल होता है। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं। ग्रे क्रिसेंट किस में दिखता है? फ्रॉग में दिखता है। तो ग्रे क्रिसेंट इन फ्रॉग, यॉक इसमें क्या होता है? कम होता है। देखो यॉक यहाँ पे थोड़ा सा, ये साइटोप्लाज्म आ गया, ये इसका एनिमल पोल आ गया, है ना। तो इसके साइटोप्लाज्म में मेलानिन पिगमेंट होता है। क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट होता है। बट जब ये फ्रॉग का एग फर्टिलाइज हो जाता है तो साइटोप्लाज्म थोड़ा रीअरेंज होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म रीअरेंज होता है जिससे मेलानिन ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, एनिमल पोल पे मेलानिन के ग्रेन्यूल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है तो उसके अपोजिट में ग्रे क्रिसेंट की फॉर्मेशन होती है एनिमल पोल पे। बात समझ आ रही है? मतलब जहाँ से स्पर्म एंटर करता है उसके अपोजिट में एक आपके साइटोप्लाज्म्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट का एक ग्रे क्रिसेंट फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ग्रे क्रिसेंट इज एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, जस्ट अपोजिट टू द, पहला पॉइंट तो ये बता रहा है ना, पहला पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, जहाँ से स्पर्म एंटर करता है वहाँ ग्रे क्रिसेंट है, नहीं, ये तो गलत हो गया। जस्ट अपोजिट टू द साइट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, जहाँ से स्पर्म एंटर करता है उसके अपोजिट में ग्रे क्रिसेंट प्रेजेंट होता है। दैट इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग इंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सोवेंट्रल और मीडियल लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजर फिनोमिना। ऑर्गेनोजेनेसिस जब होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मतलब उसका इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल सब जब फॉर्मेशन होती है उसको हम ऑर्गेनाइजर फॉर्म फिनोमिना बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, क्लीवेज इन मैमल, क्लीवेज इन मैमलियन एग इज सुपरफिशियल, डिस्कॉइडल, अनइक्वल या होलोब्लास्टिक। क्या बोलोगे बच्चे इसको? क्या होगा? अनइक्वल होलोब्लास्टिक होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हैं बच्चे क्या हैं, जो मैमल्स में होती हैं, विच आर ओरिजिनली अराइज फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट, एमनियन, कोरियन, एलियंटॉस एंड यॉक्सेक। द ट्रोपोब्लास्ट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन मोरुला। नेक्स्ट क्या आता है? इन टीलोलिचिथल एग द yolk is found all over the egg, on one side, both the side, center। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसमें हमारा क्या था? वन साइड पे एनिमल पोल पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, वन साइड पे क्या है? टीलोलिचिथल एग द yolk is found एट द वन साइड वेजिटल पोल पे। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yolk द एग आर homolychal eventually distributed yolk or telolychal, most of the yolk near the vegetal pole, cytoplasm and nucleus lies near the animal pole। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चे? ऑन द साइड। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, आपको होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक का ध्यान रखना। कंप्लीट डिवीजन को होलोब्लास्टिक बोलते हैं। डिवीजन ओनली इन साइटोप्लाज्म बट नॉट इन यॉक, दैट इज फिश। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा? यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज द डिवीजन ऑफ, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है? पार्शियल और पैरेटल, जिसमें ओनली साइटोप्लाज्म होता है।
गोनेड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म लेयर्स। इसमें क्या आ रहा है, गिवन द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड रीजन आर। 2024 में क्वेश्चन पूछा, ध्यान से देखना। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंग अ हेल्दी बेबी। ठीक है, बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलपमेंट रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। बिल्कुल ए एंड आर इज द राइट आंसर। Which of these is not important component of initiation of parturition in human? Release of prolactin. Rest are all important. A is right. Which of the following hormone is responsible for both the milk ejection relaxin and fetal ejection reflex? 2019, that is oxytocin. Which of these is not an important component of initiation of parturition in human? Release of prolactin. द फीटल एजेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये 2011 में पूछा है। द फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी इज द राइट। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्स। लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस। ये भी रिपीट हो गया। fetal ejection reflection in human male is induced by fully developed fetus and placenta। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू बेटा।